प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स गुरु। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा गणना करेंगे। साथ ही इन तीनों के मध्य क्या संबंध होता है वो पढ़ेंगे तथा अंत में ई का जो फॉर्मूला होगा वो हम जेड और एन के पदों में ज्ञात करेंगे। तो कैसे होगा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा गणना करेंगे। बोर परमाणु मॉडल का उपयोग करना ही है। तो आज की हमारी जो हेडिंग रहेगी, बोर परमाणु की मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा की गणना करना। कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। प्यारे बच्चों, अब आप सबको पता है कि ये नाभिक होता है और ये कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। तो अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि ये गतिशील तो ही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी जानते हैं। मान लीजिए कि हम पहला पोर्शन कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की गणना, अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा को के ई से डिनोट करते हैं और आप सबको पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब बात यह है, ये 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये उस कण के लिए है कि जब कण एक सरल रेखा में गति करता है, क्योंकि ये v जो है वो रेखीय वेग है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा वर्तीय गति से संबंधित होगी। अतः ये सरल रेखीय गति से संबंधित है, तो हमको इस गतिज ऊर्जा को रेखीय गति से कन्वर्ट करके किस में करना है, वर्तीय गति में। और आप सबको पता है हम बोर मॉडल का उपयोग करेंगे और वर्तीय गति की शर्त आप लोगों को बताई है हम लोगों ने बोर के प्रथम अवधारणा से। बोर की प्रथम अवधारणा क्या कहती है, आप सबको पता है। अवधारणा कहती है कि mv²/r बराबर kZe²/r²। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो mv² बराबर kZe²/r। प्यारे बच्चों, इन दोनों फॉर्मूलों में देखिएगा, यहाँ 1/2 है, यहाँ केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करा देंगे। 1/2 mv² बराबर 1/2 kZe²/r। 1/2 mv² का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 kZe²/r। तो ये आई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ए पोर्शन खत्म किया। बी पोर्शन हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा गणना। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें अब आप सबको पढ़ा है, आपने पढ़ा है 11th में U बराबर mgh। U बराबर mgh कब लगता है, जब कोई वस्तु या कण या पिंड गुरुत्व क्षेत्र में गति करता है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश होता है और आवेश से संबंधित होता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अलग होता है, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ हम लिखेंगे, आपको दिल पर पत्थर रखे हम जानते हैं। तो U बराबर होता है K Q1 Q2/r। ये आवेशित कण के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ Q1, अब Q1 और Q2 दो हो जाएगा। Q1 तो हम कह देंगे नाभिक का आवेश है, Q2 किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और आप सबको पता है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, पर नाभिक पर आवेश हमने क्या लिखा था, +Ze, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e। तो अब इस फॉर्मूले को एक्सचेंज करते हैं, तो U बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, +Ze, और Q2 के स्थान पर आएगा -e डिवाइड बाई r। तो U बराबर -kZe²/r। ये आई इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा देखी, स्थितिज ऊर्जा देखी। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा के लिए हम क्या लिखेंगे, ये कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर हम लिख देंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, यहाँ से ले लेंगे हम लोग। हमारे पास ये रहा, क्या है, 1/2 kZe²/r। ये फॉर्मूला लिखा के ई का, U का यहाँ से लेते हैं प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा kZe²/r, ठीक है। तो E बराबर 1/2 kZe²/r माइनस kZe²/r, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक kZe²/r कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास E बराबर kZe²/r। तो यहाँ बचेगा 1/2
यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा -1, तो यहाँ आएगा -1। तो ये हो गया E बराबर आधे में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस का आधा, ठीक है। तो ये 1 -1/2 kZe²/r, ये आई कुल ऊर्जा। तो ये देखिए आपने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। अब हम इसमें आपके लिए जब इन तीनों भौतिक राशियों में संबंध पूछ ले, वो तो संबंध क्या होगा, तो हम अनुपात निकालते हैं। वो कुछ इस प्रकार होगा, तो यहां देखिएगा E, K व U में संबंध। इसमें से क्या है, कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, वो कैसा होगा वो देखते हैं अपन लोग। तो E अनुपात KE अनुपात U, अनुपात निकालते हैं तीनों में। तो E का वैल्यू कितना है, E का ये रहा, हो जाएगा -1/2 kZe²/r अनुपात। काइनेटिक एनर्जी ये रहा, तो हो जाएगा 1/2 kZe²/r अनुपात U। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -kZe²/r, kZe²/r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1/2 अनुपात 1/2 अनुपात -1। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो हमने 2 से गुणा करा है पूरे पद को, ठीक है। तो क्या रहेगा वो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1 अनुपात 1 अनुपात -2। तो ये है कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी कुल ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा की गणना करो, स्थितिज ऊर्जा की गणना करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करिए। तो अब आपको अपन देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा दी हुई है, हमारे पास इस संबंध का यहाँ पर उपयोग करना है। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन काइनेटिक एनर्जी KE बराबर कितना लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रेशियो लिखो, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ रहा, 1। तो अब हम क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक टोटल एनर्जी चाहिए, तो इसका क्या करते हैं -1। इसका मतलब आप 1 अनुपात -1 अनुपात 1 अनुपात -2। तो ये क्या है, E है, ये क्या है KE है, और ये क्या U है। इसका मतलब KE 1 किसके बराबर 2, मतलब KE 2 है, तो E कितना होगा -2, और U कितना होगा जस्ट डबल। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार रहेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा E बराबर, भाई आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बराबर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा इसका 2 का डबल करना है, तो ये हो जाएगा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो E का फॉर्मूला हमने देखा है कि -1/2 kZe²/r। इस फॉर्मूले में R को हटा के सॉल्व करते हैं आगे, जिससे अपन को Z और N के पदों में इसका वैल्यू मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले निकाले भौतिक राशि के, R का निकाला हो, V का निकाला हो, T का निकाला हो, आवर्ती का F का निकाला हो, सब में Z और N के पदों में था। तो इसको भी Z और N के पदों में करते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने कहा है कि R बराबर होता है n²h²/4 π² kZe²m। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं R का फॉर्मूला, तो E बराबर -1/2 kZe²n² h²/4 π² kZe²m। यहाँ हमने R का वैल्यू रखा है, ये R की वैल्यू यहाँ रखी। थोड़ा और सरल करते हैं, -1/2 kZe²n² h², ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो 4 π² kZe²m। सरल करते हैं इसको, कट रहा इसको काटते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखते हैं वापस। देखिए यहाँ पर कट अभी कोई नहीं रहा है, तो हम यहाँ सीधा ये कट सकता है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू क्या होगी, E बराबर माइनस, ये हो जाएगा माइनस का k × k k²,
जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4, और पाई स्क्वायर 2 रहेगा 2 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा m डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर आप k का मान रख भी सकते हैं कि k बराबर 1/4 पाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, रख सकते हैं। तो कि यहाँ पर आगे को क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये e की पावर 4 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर। जेड को हमने थोड़ा पीछे रख दिया क्योंकि जेड वेरिएबल होगा, और h स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया n स्क्वायर। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो -1 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, e की पावर 4 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो e बराबर -1/8। अब इसको थोड़ा लिख देते हैं, देखो e स्क्वायर e की पावर 4 सॉरी e की पावर 4 m और साथ में रहेगा z स्क्वायर, अलग लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ये बटे में n स्क्वायर। ये सारे के सारे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, क्या क्या लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये है E, क्या है E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप भली भांति रूप से जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एप्सिलॉन नॉट जान चुके आप लोग, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर H है यहाँ पर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल्स के साथ। और Z है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और N है कोष की संख्या, कोष की संख्या। प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया, R का वैल्यू रखा, R की वैल्यू को यहाँ रख के थोड़ा सा इसको सरल किया, सरल करके बाद हमने वेरिएबल को एक तरफ रखा, ये जैसे ये दोनों वेरिएबल है, दोनों को अलग से लिखा, ठीक है। फिर हमने इसको k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, इसको सॉल्व किया, हमने अभी तक वैल्यू लिखी है। अब इन वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लिख देते हैं। तो E बराबर -1/8 e की पावर 4 m अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ये z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिखा हम लोगों ने, ये सभी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, तो क्या पुट हो जाएगी देखिएगा, E बराबर -1/8 e की पावर 4 है तो e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 m क्या है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इंटू ये जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ऐसे लिखा हम लोगों ने, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 × 10⁻12 का होल स्क्वायर, प्लांक नियतांक h की वैल्यू रखते हैं 6.62 × 10⁻34 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पद क्या है कांस्टेंट, और मैंने पहले भी बता रखा है कांस्टेंट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा वो अपन डायरेक्ट याद रखें, सरल करने की जरूरत नहीं है, याद करेंगे। तो इसका जो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आएगी -2.18 × 10⁻18, ये जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आएगा वो जूल में आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में होती है, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे और जूल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। अब आपको यहाँ से जूल हटाना है तो हम यहाँ से लिख देंगे कि 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻19
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, 1.36 का -19 का क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा E बराबर -2.18 इंटू 10 की घात -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू में रह जाएगा। अब यहाँ पर Z² अपॉन n², अब जूल हट गया है तो उत्तर किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सरल करेंगे तो -13.6 इंटू 13.6 ये आएगा Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में याद रखना है, -13.6 इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर हम केस बना सकते हैं कि जब Z नियत हो, जब Z नियत हो तो ये केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर E व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, n², मतलब ये हो जाएगा। तो E1 अपॉन E2 बराबर n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार केस 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब n नियत हो, जब n नियत हो तो क्या हो जाएगा, n नियत होगा तो ये समानुपाती में आएगा संबंध, E समानुपाती Z² E1 अपॉन E2 बराबर Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो समझना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैथमेटिकली ये रिलेशन रहेगा इन दोनों में, ठीक है, लेकिन ये माइनस जो बताता है, माइनस क्या प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा बंधे रखने के लिए जो बल चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, वो माइनस बताता है, ठीक है। मतलब माइनस ये शो करता है कि वो दोनों में आकर्षण बंधन क्षमता कितनी है। अब बात समझना यहाँ पर कि ये व्युत्क्रम संबंध वास्तव में व्युत्क्रम की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसका मतलब कोष की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी नहीं, बढ़ेगी। यहाँ ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि ये माइनस साइन थोड़ा सा इस चीज को, जैसा आप इसको पढ़ते हैं ना कि n बढ़ेगा तो E घटेगा, ये कब होता है जब यहाँ पॉजिटिव साइन हो, यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये प्रोपोर्शनल की तरह काम करेगा। मतलब कोष की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर ऊर्जा की भी बढ़ेगी। इस चीज को अपन अगले लेक्चर में बताएंगे विथ प्रैक्टिकली, ठीक है। और इसमें भी यही उल्टा है कि यहाँ क्या है, Z बढ़ेगा तो क्या होगा, E बढ़ेगा, ये समानुपाती बोलता है, लेकिन आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ Z बढ़ेगा तो E घटेगा। तो ये दोनों ही अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार आपने ये जो व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती की तरह काम करता है और समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती की तरह काम करता है। जब साइन कैसा लिखा हो, माइनस। यदि आपको कोई वाइवा में पूछ ले माइनस किसका है, तो ये माइनस नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक, वो बांधे रखने के लिए जो प्रवृत्ति है वो बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।